द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। सुनील शुक्ल की नज़र से कार्यक्रम में मैं आज फिर प्रस्तुत हूँ, एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आप सभी श्रोताओं से एक अपील, द नागरिक को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करें और अगर पसंद आ रहा हो तो लोगों के साथ शेयर भी करें। इससे निश्चित रूप से हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना राज्य के विधानसभा चुनाव के ऊपर। राज्य में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन पूरा हो रहा है। दोनों तीनों राजनीतिक दलों जो सत्ता के दावेदार हैं वहाँ, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति, ये तीनों राजनीतिक दल वहाँ पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुटे रहे। इनके सभी प्रमुख नेता, चाहे राज्य स्तर के नेता हों, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के लोग हों, प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया उन्होंने। कांग्रेस ने अपने एक अंतिम प्रयास के रूप में ये कहा जा सकता है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और सबसे बड़ा चेहरा श्रीमती सोनिया गांधी को भी चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतारा। सोनिया जी संभवतः 5 राज्यों के इस चुनाव में पहली बार किसी राज्य में प्रचार के लिए गईं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं प्रचार नहीं किया। हाँ, मिज़ोरम के लिए एक वीडियो चुनाव के लिए एक वीडियो उन्होंने ज़रूर जारी किया था, जिसको कांग्रेस के लोगों ने बहुत प्रदर्शित किया, व्यापक पैमाने पर पूरे राज्य में प्रदर्शित किया। लेकिन तेलंगाना में वो प्रचार करने के लिए आज गई। माना यह जाता है कि तेलंगाना राज्य में सोनिया जी का एक सम्मान है, इंदिरा गांधी का भी एक सम्मान माना, एक लोगों ने एक आदर के भाव से उनको देखते रहे हैं। पिछले दिनों यह समझ में भी आया, लोगों को एक परिलक्षित भी हुआ, जब प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के नामों का उल्लेख किया और अम्मा शब्द इन दोनों कांग्रेस के नेताओं के साथ जोड़ा और वहाँ उपस्थित जन समुदाय ने का जो रिस्पॉन्स रहा, वो बड़ा उल्लेखनीय रहा। मुझे लगता है कि इन तमाम तथ्यों को देख करके सोनिया गांधी को कांग्रेस ने उतारा मैदान में। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने प्रचार किया वहाँ और लोगों से कांग्रेस के लिए जन समर्थन मांगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना में भी कांग्रेस को श्रेय दिया जाता है, खासतौर से यूपीए की सरकार को 2014 में जो दूसरे कार्यकाल का अंतिम वर्ष था। और इसके कारण भी है कि 1969 में ये आंदोलन शुरू हुआ था तेलंगाना राज्य के लिए और एम चन्ना रेड्डी ने तेलंगाना प्रजा समिति इस नाम से एक राजनीतिक दल की उन्होंने स्थापना की और एक आंदोलन चलाया। एम चन्ना रेड्डी भी कांग्रेस के ही नेता थे। आगे चल कर के यह जो तेलंगाना प्रजा समिति थी उसमें बिखराव हो गया और उसके नेता अलग-अलग गुटों में चले गए, फिर बाद में सब कांग्रेस में शामिल भी हो गए। फिर 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना किया था केसीआर साहब ने, के चंद्रशेखर राव जी ने और उन्होंने लगातार 2001 से इस आंदोलन को चलाते रहे और 2009 की जो उनका आमरण अनशन था, वो उसकी बड़ी चर्चा हुई। राजनीतिक रूप से उस पूरे राज्य में उस उनके आमरण अनशन ने बड़ी छाप छोड़ी और तेलंगाना पूरे राज्य में उनका एक राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा, जन समर्थन बढ़ा और 2014 में यूपीए की सरकार ने संसद से तेलंगाना राज्य की स्थापना संबंधी बिल को पारित कराया और 2014 से ये राज्य अस्तित्व में आ गया। उस समय जो 2014 में जो चुनाव हुआ था वो तेलंगाना राज्य का अलग से चुनाव नहीं हुआ था। वो संयुक्त आंध्र प्रदेश का चुनाव था। आंध्र प्रदेश से ये लोग होकर के तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी और इस राज्य के विरोध में थे, तेलुगु देशम पार्टी विरोध में थी। एन चंद्रबाबू नायडू को इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाता। तो जो संयुक्त आंध्र प्रदेश यानी क्या आंध्र प्रदेश राज्य का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो आज का तेलंगाना राज्य है, उन इलाकों में टीआरएस को जबरदस्त समर्थन मिला था और जब राज्य अस्तित्व में आया, तो टीआरएस की सरकार बनी वहाँ और के चंद्रशेखर राव साहब मुख्यमंत्री बने। 2014 के बाद फिर ये चुनाव 2018 में हुआ और 2018 में भी टीआरएस की सरकार बनी और बल्कि 2018 के चुनाव में जो सीटों की संख्या थी टीआरएस की वो बढ़ गई। 2014 में जहाँ बीआरएस उस समय 62 सीटें जीती थी, वह 88 सीटों में चली गई और हालाँकि मत प्रतिशत में बहुत परिवर्तन नहीं आया, अपने मत प्रतिशत को बरकरार रखा था बीआरएस ने।
कांग्रेस भी उस समय प्रमुख विपक्षी दल थी। 2014 के चुनाव में उसको 21 सीटें मिली थी और 2018 के चुनाव में यह संख्या बढ़ के 25 हो गई और मत प्रतिशत ही बढ़ गया कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में केवल 2014 के चुनाव में 5 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 के चुनाव में इसकी सदस्य संख्या घट के केवल 1 रह गई। लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्य जीत करके आए और एक बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई और ये लगा कि बीआरएस से अलग भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में तेलंगाना राज्य में उभर रही है। और इसको और बल मिला जब बृहद हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली। आमतौर पे माना जाता रहा है कि हैदराबाद नगर निगम पर इत्तेहाद माने ओवैसी साहब की जो पार्टी है एआईएमआईएम इसका कब्जा रहा है या इसके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा इसके समर्थक जीत के आते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 48 लोग जीते। लेकिन जब उस जीत की व्याख्या की जाती है तो ये माना जाता है कि हैदराबाद में उसी दौरान चुनाव के दौरान ही बाढ़ की स्थिति पैदा हुई और बीआरएस की सरकार से लोगों को बड़ी निराशा हुई। लोगों को जो जिस तरह के सहयोग और की उम्मीद थी सरकार से वो नहीं मिली, बड़े लोगों में नाराज़गी थी। तो लोगों ने और कांग्रेस का उस समय अस्तित्व नहीं था बहुत ज़्यादा। लोग भारतीय जनता पार्टी को के प्रति गए और 48 लोगों को उन्होंने जिताया। लेकिन बाद के क्रम में भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीतिक ताकत उभर रही थी, वह दिखाई नहीं पड़ी। कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्जीवित किया। हालाँकि अगर आप इसके राजनीतिक रूप से इसकी व्याख्या किया जाए तो 5 सालों तक जब ये विपक्ष में सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस, मुख्य विपक्ष के रूप में, तो एक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए थी, वह उतनी आक्रामक नज़र नहीं आई थी कांग्रेस की, जो किसी विपक्षी दल से उम्मीद की जाती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि 119 सदस्यों की विधानसभा में केवल 21 या 25 सदस्यों को लेकर के आप अपनी भूमिका किस तरह से कर पाते। लेकिन बावजूद इसके आप अगर विपक्षी दल हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए थी, लेकिन वह भूमिका नहीं हो पाई और लेकिन बाद में करीबन अभी चुनाव के 7-8 महीने पहले से कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्जीवित किया, पुनर्गठित किया और अपनी ताकत को समेटा। रमन्ना रेड्डी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जो कांग्रेस से ही तेलुगु देशम में गए थे और फिर तेलुगु देशम से वापस कांग्रेस में आ गए और एक जो झाड़ू नेता के रूप में इनकी छवि है, एक विपक्ष में रह करके एक आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ समेटने की कोशिश की और जो कांग्रेस में गुटबाजी थी, वह गुटबाजी भी केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से वो सिमटती नजर आई। आज स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस ने अपने आप को बीआरएस सरकार के खिलाफ, केसीआर सरकार के खिलाफ एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया और मुद्दों की राजनीति यानी कि जो जो मुद्दे बीआरएस सरकार के थे, केसीआर साहब सरकार के खिलाफ थे, उन्हीं मुद्दों को हवा देना शुरू किया। जैसे कि भ्रष्टाचार का आरोप। केसीआर साहब की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। लाखों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं में तमाम तरह की आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे और उन अनियमितताओं को लेकर के बीआरएस की सरकार लोगों को यह समझाने में सफल नहीं हो पाई कि नहीं जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वह सतही हैं या तर्कसंगत नहीं है या आधारहीन है। ये माना जाने लगा कि सरकार में रह करके केसीआर साहब के परिवार को लाभ हुआ। परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगे, परिवारवाद को लेकर के आरोप लगे और गवर्नेंस की उपेक्षा का आरोप लगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस लगातार बीआरएस सरकार पे हमलावर रही। भारतीय जनता पार्टी शुरू के दिनों में जब संजय बंडी साहब वहाँ पे पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे, तो वह हमलावर थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमलावर थे। उन मुद्दों को लेकर के हमलावर थे, जिन मुद्दों के लिए बीजेपी जानी जाती है। लेकिन कालांतर में संजय बंडी वहाँ से नेतृत्व से वो हट गए। उनको केंद्र में की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ले आई हो और जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री, उनको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया। जो एक बड़े नेता थे उनके भारतीय जनता पार्टी के
राजा सिंह, उनको पार्टी ने हटा दिया अपने माने पार्टी से निलंबित तक कर दिया। ये स्थिति बन गई थी। लेकिन ये हालात जब चुनाव की स्थितियाँ बनने लगीं, तो चुनाव की स्थितियों में आते-आते फिर राजा सिंह का जो निलंबन था उसको वापस कर लिया पार्टी ने और उनको फिर मैदान में लेकर के आई। गोया कि एक आक्रामकता जो 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस सरकार के खिलाफ अपनाया था, वह आक्रामकता धीरे-धीरे शिथिल नज़र आने लगी। और संसद में बीजेपी सरकार के विभिन्न मुद्दों पर समर्थन दिए जाने के कारण एक तरह का यह माहौल बनने लगा कि बीआरएस बीजेपी के सहयोगी दल है। वह बीआरएस विपक्षी दलों में जो विपक्षी दलों का रवैया था संसद में बीजेपी सरकार के खिलाफ, उससे अलग उन्होंने अपना रवैया अपनाया और एक धारणा बन गई लोगों में कि यह बीजेपी के साथ है। ये भी ये माहौल बनने लगा कि इत्तेहाद मतलब एआईएम-आईएम ओवैसी साहब भी की भी एक समझदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सार्वजनिक रूप से कभी उन्होंने जन समर्थन में बीजेपी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया। लेकिन उनकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, उससे निष्कर्ष निकाला गया। खास तौर से उन राज्यों में उनका चुनाव लड़ना, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियाँ थी। जैसे पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, उसमें वो बीजेपी को मदद करते नज़र आए और बीजेपी के विरोध में जो पार्टियाँ थीं, उनको नुकसान करते नज़र आए। जैसे वो बिहार में चुनाव लड़े तो परिणाम में हुआ कि आरजेडी को नुकसान हुआ और 5 सीटें सीमांचल की जीत करके आ गए वो और कई सीटों पर वह आरजेडी या के हार के कारण भी बने। हालाँकि इसके बाद वो सिलसिला चल तो नहीं पाया, जो कि अल्पसंख्यकों का एक समर्थन जो उनको मिला था बिहार में सीमांचल जिलों में, उस तरह का समर्थन उनको न तो बंगाल में मिला, न उस तरह का जन समर्थन उनको गुजरात में मिला, बल्कि हाशिए पे ही रहे। और जो 6 राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें भी उस तरह का समर्थन जन समर्थन नहीं मिला। जैसे अगर आप झारखंड का उपचुनाव देखेंगे, तो आपको ये लगेगा। तो अब ये स्थिति हो गई तेलंगाना राज्य में कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम ये तीनों एक साथ एक पलड़े पर नजर आए और लोग ये मानने लगे कि तीनों एक साथ मिले हुए हैं, जबकि कांग्रेस इन तीनों से अलग गैर भाजपा, गैर बीआरएस, गैर एआईएमआईएम के प्रतिनिधि के रूप में उभर करके सामने आई और एक राजनीतिक लड़ाई जो बीआरएस के खिलाफ शुरू किया था, वो लगातार उन्होंने जारी रखा। इस राजनीतिक सक्रियता को कांग्रेस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी आक्रामकता के साथ शुरू किया था। उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगभग 18 दिन तेलंगाना में रहे थे और उन्होंने बीआरएस की सरकार के ऊपर देश के भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से एक राज्य सरकार होने का आरोप लगाया था और वह बात उन्होंने ये आक्रामकता उन्होंने लगातार बनाए रखी। यहाँ तक कि कर्नाटक के चुनाव के तत्काल बाद संभवतः खम्मम में एक रैली किया था कांग्रेस ने, इससे प्रियंका गांधी गई थी। उस रैली में भी कांग्रेस ने बीआरएस सरकार के खिलाफ आक्रामकता का रवैया अपनाया और उन मुद्दों को लेकर के आगे गई जो जनता के बीच से उभरी हुई थी। हालाँकि आप ये नहीं कहा जा सकता है कि बीआरएस की सरकार ने जनता के काम नहीं किए, बहुत सारे काम किए उन्होंने। किसानों के बहुत सारा काम किया, किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। तेलंगाना उन गिने-चुने राज्यों में से है, जो प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता किसानों को देने में सबसे आगे है। अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 200 से ज़्यादा उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, जो अधिकांश या लगभग सभी आवासीय विद्यालय हैं और बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था की है। दलितों के लिए इसी तरह से काम किए गए। लेकिन जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सरकार की विजिबिलिटी कम होने की जनसाधारण में उसकी उपस्थिति, मुख्यमंत्री का से लोगों का मिलना-जुलना कम हो जाना, स्थानीय सांसदों, विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, इन तमाम आरोपों को बीआरएस उस तरह से संभालती हुई नजर नहीं आई, जो कि जिस तरह से सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम लागू करके वो जन समर्थन की उम्मीद कर रही थी और लोगों में एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को कम करने के लिए जो उसको करना चाहिए था, लोगों को लगा कि वह उस तरह से सक्रिय नहीं नजर आई। उसको ये लग रहा था कि वह केसीआर साहब के चेहरे के ऊपर या तेलंगाना आंदोलन का जो भावनात्मक मुद्दा है, उस मुद्दे पर लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता बनी रह जाएगी। मुझे लगता है कि इन मुद्दों को लेकर के वह
ज़्यादा भरोसे पे रही। लेकिन एंटी गवर्नेंस का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के जो एंटी इनकम्बेंसी के जो जो माहौल बना, वह माहौल ज़्यादा गंभीर होता चला गया और कांग्रेस उसी पे सवार होकर के अपनी राजनीतिक ताकत बटोरने लगी। आज स्थिति ये हो गई कि चुनाव के पहले जहाँ तेलंगाना राज्य में यह कहा जाता था कि तीसरी बार केसीआर साहब की सरकार बनेगी, उसको कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उतनी राजनीतिक ताकत नहीं थी और कांग्रेस के पास उतना संगठन नहीं था और ओवैसी साहब तो पहले से ही बीआरएस की सरकार के साथ थे ही। लेकिन आगे चल कर के कांग्रेस ने अपने आप को बहुत तेज़ी के साथ एक विकल्प के रूप में स्थापित किया। केसीआर साहब के ऊपर उसने लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का करने का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुखता से सामने किया और जो लोग बीजेपी से असंतुष्ट थे, उनको भी अपनी तरफ इसलिए आकर्षित करने में सफल रही कि उसने बीआरएस को और बीजेपी को एक साथ जोड़ने में लोगों को जुड़े होने का जो संदेश था, वो लोगों में देने में कामयाब रही। तो आज ये स्थिति हो गई है कि सब एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में तेलंगाना राज्य में कांग्रेस मौजूद है और ये आशंका व्यक्त की जा रही है, इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह सत्ता छीन सकती है बीआरएस से। जो परंपरागत रूप से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस का समर्थन रहा है, उसको वो पाती हुई नज़र आ रही है। लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसके कारण थे एक कि जिस तरह के आश्वासन कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने दिए थे, चाहे महिलाओं के बारे में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, चाहे गिग वर्कर्स के बारे में हो, चाहे महिलाओं को मुफ्त यात्रा का सवाल हो, किसानों को राहत देने का सवाल हो, इन तमाम आश्वासनों को देने के बाद वहाँ उसने पूरा किया और यही आश्वासन वो तेलंगाना में देती हुई नज़र आई। अपने गारंटीज़ की उन्होंने बात किया और ये कहा कि जो हम गारंटी दे रहे हैं, वो जिन राज्यों में हमने इसके पहले इनकी घोषणाएँ की थी, उनमें हम लागू कर चुके हैं, खास तौर से राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में। इन आधारों पर वो अपने लोगों के बीच में उसने लोकप्रियता बनाई और गैर भाजपा, गैर बीआरएस और गैर इत्तेहाद इन तीनों के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को स्थापित कर ली। आज ये कहा जा रहा है कि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस बड़ी चुनौती है और बीआरएस को टक्कर देती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में दिख नहीं रही है। हालाँकि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जेपी नड्डा साहब, ये तमाम लोग वहाँ प्रचार कर रहे हैं और बड़े-बड़े रैलियाँ की हैं और रोड शोज़ भी उन्होंने किए हैं। लेकिन जो सफलता कांग्रेस के सभाओं में आई, वो सफलता बीजेपी की सभाओं में नहीं दिखाई पड़ी। कांग्रेस ने एक एंटी इनकम्बेंसी के रूप में को बढ़ावा देने में एंटी इनकम्बेंसी के भाव को जनभावना को और तेज करने में अपने राजनीतिक अभियानों में बहुत सतर्कता से काम लिया और जो परिवारवाद का आरोप खुद झेलती रही है, उस परिवारवाद के गंभीर आरोपों से टीआरएस को घेरने की कोशिश की। लोगों ने भी इन चीज़ों को स्वीकार किया क्योंकि जो परिवारवाद का आरोप न केवल भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी, न केवल कांग्रेस लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी भी इस आरोप को गंभीरता से लगा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार अभियानों में टीआरएस से अपने को अलग साबित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने टीआरएस सरकार की खूब आलोचनाएँ की और यहाँ तक कहा कि केसीआर साहब एनडीए समूह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसकी इजाज़त नहीं दी क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। लेकिन यह भी जो दाँव था, ये चला नहीं और लोगों ने यह माना कि टीआरएस और बीजेपी की जो साठगांठ का आरोप है, वो प्रधानमंत्री भी स्वीकार करते हैं। गोया कि गैर कांग्रेसी तीनों दल माने बीआरएस, बीजेपी और इत्तेहाद, इन तीनों के के एक साथ होने और कांग्रेस के अलग होने का जो नारा था, वो चल पड़ा। और आज बदलाव का जो नारा है, वह तेलंगाना में सतह पर दिखाई पड़ रहा है। लोग कहने लगे हैं कि तेलंगाना जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, उन उद्देश्यों को पाने के लिए आवश्यक है कि एक बदलाव किया जाए। तेलंगाना राज्य के विरोध में जो शुरुआती स्थितियाँ थी, कांग्रेस को लेकर जो आरोप लगे थे और जो आंदोलन के दौरान लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिन्होंने शहादत दी थी, उस गतिविधियों के लेके कांग्रेस ने
माफ़ी माँगी, तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम साहब ने माफ़ी माँग करके तेलंगाना के समर्थन में एक बार फिर समर्थन में आए। हालाँकि तेलंगाना के गठन का श्रेय कांग्रेस को ही जाता है, लेकिन आंदोलन के दौरान जो एक गतिविधियाँ रही थी, उसको लेकर के कांग्रेस की आलोचना भी खूब हुई थी। लेकिन अब उन आलोचनाओं से परे तेलंगाना के लोगों में माने जिसको कहते हैं कि तेलुगु भाषियों की भूमि, वहाँ के रह निवासियों में यह बात होने लगी है कि कांग्रेस पे विश्वास किया जा सकता है और बदलाव के लिए कांग्रेस की तरफ जाया जा सकता है। चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो 30 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बीआरएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और इत्तेहाद के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की है और एक सत्ता के एक बड़े प्रमुख दावेदार के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लोग ये कह रहे हैं कि तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में तो कांग्रेस का बहुत व्यापक जनसमर्थन है और उत्तर में भी उसने अपनी पैठ बनाई है। यहाँ तक कि हैदराबाद जहाँ पे इत्तेहाद का ज़बरदस्त समर्थन है, वहाँ भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। वो इस आधार पे भी लोग कह रहे हैं कि जो सभाएँ जो रैलियाँ या जो रोड शो हुए हैं कांग्रेस के, उसमें लोग बड़ी तादाद में उमड़ कर के सामने आए हैं और कांग्रेस को समर्थन देते हुए दिखे हैं। परिणाम क्या होगा ये तो 3 दिसंबर को हम लोग जानेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सर्वेक्षणों में ये बात आ रही है कि कांग्रेस मजबूती के साथ उभर करके आई है, यह तथ्यों के काफ़ी नज़दीक है। और अगर यह बात बदलाव की बात तेलंगाना के नागरिकों में तेज़ी से फैलती गई, लोग इस तरफ झुकते हुए नज़र आए, तो अगर कांग्रेस वहाँ सरकार बना लेती है, तो कम से कम बहुत सारे राजनीतिज्ञों को राजनीतिक विश्लेषकों को, जानकारों को आश्चर्य नहीं होगा। आज बस इतना ही। कल नए विषय और नई चर्चा के साथ फिर उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।